Hello, friends, welcome to the Curious Minds. So, today we are going to discuss our new chapter, chapter number 1, crop production. And topics we cover in this chapter is story of food, crops and its types, steps for crop production, horticulture and animal husbandry, and some questions. So, here we start. फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आज के टाइम में फूड ईज़िली अवेलेबल भी है। हमारा जो खाने का मन करता है हम ईज़िली मार्केट में जाकर उसे खरीद कर खा सकते हैं। पर आज से करोड़ों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को फूड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। उन्हें या तो एनिमल्स को हंट करना पड़ता था या फूड के लिए फॉरेस्ट में जाकर फ्रूट्स को ढूंढना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती थी। और बहुत बार उन्हें फूड के लिए अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर भी जाना पड़ता था और बहुत बार उन्हें फूड ना मिलने के कारण वे मर भी जाते थे। तो धीरे धीरे हमारे एंसेस्टर्स ने देखा कि हम इतनी दूर फूड के लिए जाने की बजाय जिन प्लांट से हमें फूड मिलता है उनको हम हमारे घर के पास भी उगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू करा। क्रॉप्स का क्या मतलब होता है, जब हम किसी प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में एक एरिया में ग्रो करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्रॉप्स। तो उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू करा। वे क्या करते, वो अपने घर के पास ही जिन प्लांट से उन्हें फूड मिलता था उनको लार्ज अमाउंट में उगाते और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर उन प्लांट से फूड लेते थे। तो इससे उनको फूड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू किया। बट दोस्तों, जो क्रॉप्स है वो भी, उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जो क्रॉप्स है उनको अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स को उगाना पड़ता था। ऐसे नहीं हो सकता था कि हम एक ही क्रॉप्स को हर वक्त अपनी मर्जी से उगा सके, क्योंकि हर क्रॉप अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत हो। इसके बेसिस पे जो क्रॉप्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, राबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि इनको विंटर में उगाया जाता है। अब जो इनका जो सोन का जो टाइम है वो है अक्टूबर से दिसंबर, और हार्वेस्टिंग का टाइम है इनका अप्रैल से जून। अब इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं, जो राबी है उसके लास्ट में आता है आई और विंटर में भी आई आता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं जो राबी क्रॉप्स है उसको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है और उन्हें विंटर में उगाया जाता है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स है वीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड और ब्रोकली। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन एरियाज़ में ज़्यादा अमाउंट में राबी क्रॉप्स को उगाया जाता है वो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन एरियाज़ में इंडिया में लार्ज अमाउंट में राबी क्रॉप्स को उगाया जाता है। अब बात करें खारिफ क्रॉप्स की, तो दोस्तों खारिफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि इनको मॉनसून के टाइम में उगाया जाता है। ये जो क्रॉप्स है इनको लार्ज अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है जो मॉनसून टाइम में अवेलेबल होता है। इनको जो उगाने का जो टाइम है वो जून से जुलाई है और हार्वेस्टिंग का टाइम है सितंबर से अक्टूबर में। इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट और कॉटन। इनको मॉनसून सीजन में उगाया जाता है ताकि इनको अच्छे अमाउंट में वाटर मिल सके। अब जिन एरियाज़ में ज़्यादा अमाउंट में इनको उगाया जाता है वो एरियाज़ है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम। यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है तो यहाँ पर ईजिली खरीफ क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। ये तो बात हुई खरीफ क्रॉप्स की। अब दोस्तों बात करें जायद क्रॉप्स की, तो जायद क्रॉप्स को समर क्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि इनको समर्स में, गर्मियों में उगाया जाता है और इनका जो सोन का जो टाइम है वो है मार्च से अप्रैल के बीच में और हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो है जून में। इनकी हार्वेस्टिंग जून में की जाती है। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो है वाटरमेलन, बिटर गार्ड जिसको हिंदी में करेला कहते हैं, इसके अलावा मस्क मेलन और ककुम्बस। ये कुछ एग्जांपल्स है जायद क्रॉप्स की। अब बात आती है एक्चुअली में क्रॉप्स को उगाया कैसे जाता है, कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से मेथड्स को अडेप्ट करना पड़ता है और कितने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो उसको पढ़ने से पहले आपने क्या कभी एग्रीकल्चर वर्ड सुना है? एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, एग्रीकल्चर एक तरह की साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ को पढ़ते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये एक साइंस की ब्रांच है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को हमें क्रॉप्स को उगाने के लिए फॉलो करना पड़ता है, कैसे हम क्रॉप्स को उगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेप के बारे में बात करें, हमें सबसे पहले एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हमें क्रॉप्स उगानी है। तो उस एरिया को, जिस एरिया में हम क्रॉप्स को उगाते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं फील्ड। तो हमने सबसे पहले फील्ड सिलेक्ट करी। अब फील्ड में पहले जो उस एरिया की जो सोइल है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि उसमें हम क्रॉप्स को उगा
उगा सकें। प्रिपेयर करने का मतलब जो वो इस एरिया में जो सोइल है उसको पहले लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उस एरिया को हम वाटर और प्लफिंग की हेल्प से उस की सोइल को प्रिपेयर करेंगे ताकि जो क्रॉप्स है वो उसमें से ईजिली ग्रो कर सके। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस सोइल को लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ हम कैसे कर सकते हैं? लूज़ करने के लिए हम 3 तरह के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। या तो हम एनिमल्स की हेल्प से प्लफिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमें एनिमल्स पे एक प्लफ को बांध देते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक बीम होती है और एक प्लफ शाफ्ट होती है और उसके पीछे एक प्लफ शेयर होता है। प्लफ शेयर एक ट्रायंगुलर शेप होती है जिससे हम सोइल को लूज़ कर सकते हैं और उसके पीछे एक हैंडल लगा होता है जो डायरेक्शन देने के काम में आता है। तो इससे प्लफिंग की जाती है। इसके अलावा अगर हमें स्मॉल एरिया में प्लफिंग करनी है तो हम एक डिवाइस होए का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर एक बेंट प्लेट लगी होती है, पीछे एक हैंडल होता है और ग्रिप दिया है। जब इसको हम सोइल में मारते हैं तो सोइल ईजिली हम उसको लूज़ कर सकते हैं, ठीक। स्मॉल एरिया में प्लफिंग करने के लिए हम होए का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत ज़्यादा एरिया में प्लफिंग करनी है, बहुत ज़्यादा एरियाज़ में क्रॉप उगानी है, तो उसके लिए हम कल्टीवेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर पे प्लफ को बांध कर जब हम ट्रैक्टर को पूरे फील्ड में घुमाते हैं तो वो क्या करता है, वो फील्ड की सोइल को लूज़ कर देता है ताकि उसमें क्रॉप्स ईजिली ग्रो कर सके, ठीक है। प्लफिंग का एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है, इससे सोइल लूज़ हो जाती है और जिससे फिर जो क्रॉप्स की जो रूट है वो ईजिली ब्रीथ कर सकती है। इसके अलावा वो ईजिली सोइल में पेनिट्रेट भी कर सकती है। और बाद में अगर हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स वगैरह मिक्स करने हैं तो हम ईजिली मिक्स भी कर सकते हैं। तो जो प्लफिंग है ये हेल्प करती है ग्रोथ में भी ऑर्गेनिजम्स की। ये तो बात हुई सोइल की, प्लफिंग की। अब प्लफिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमने प्लफिंग कर दिया, सोइल को प्रिपेयर कर लिया, अब हमें सीड्स को सोन करना पड़ेगा उस सोइल में। तो उससे पहले हमें हाई क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो हाई क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे एज़ कम्पेयर टू लो क्वालिटी सीड्स, जबकि मेहनत दोनों में बराबर ही होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हाई क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं, अब इसके सिलेक्शन के लिए अगर हम एक वाटर में काफ़ी सारे सीड्स को डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें से कुछ सीड्स हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे और कुछ सीड्स हैं जो सिंक कर जाएंगे। अब जो सीड्स सिंक करेंगे वो एक्चुअली में हाई क्वालिटी सीड्स हैं और जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो या तो ब्रेक्ड या बैड सीड्स हैं जो लो क्वालिटी सीड्स हैं। तो इससे वाटर की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी सीड्स को, ताकि हम सिर्फ हाई क्वालिटी सीड्स को ही ग्रो करें, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया अच्छे क्वालिटी के सीड्स। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं तो पहली बकेट में क्या है कि सारे सीड्स ऑलमोस्ट फ्लोट कर रहे हैं, तो ये लो क्वालिटी सीड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। सेकंड में कुछ सीड्स फ्लोट कर रहे हैं जबकि कुछ सीड्स नीचे हैं, तो ये इसमें कुछ हाई क्वालिटी सीड्स है कुछ लो क्वालिटी। जबकि सबसे थर्ड नंबर बकेट में ज़्यादातर सीड्स सिंक करे हुए हैं, तो ये सारे सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सीड अच्छी क्वालिटी के हैं, कौन से बैड क्वालिटी के हैं या कौन से ब्रेक सीड्स हैं, ठीक है। ये तो बात हुई सिलेक्शन की। अब हमने सीड्स को भी सिलेक्ट कर लिया, हमने सोइल को भी प्रिपेयर कर लिया। अब हम सीड को सो करेंगे। सोइंग का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सोइल। अब हम सीड्स को सोइल में पुट करेंगे, उसके लिए भी हम 3 तरीके का मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम अपने हैंड से ईजिली सीड्स को स्प्रेड कर सकते हैं पूरी फील्ड के ऊपर, या फिर हम एक फनल की हेल्प से भी एनिमल्स के साथ बांधकर सीड्स को सो कर सकते हैं। फनल होती है, उसको आगे एक पाइप से कनेक्ट किया होता है और जैसे जैसे वो एनिमल मूव करता है तो वो फनल में से सीड्स अपने आप सोइल में जाते रहते हैं, ठीक। इसके अलावा सोइंग के लिए आज के टाइम में हम सीड ड्रिल्स का भी यूज़ करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से सीड्स को सो कर सकती है। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में सीड को सो करती है। इसमें क्या होता है, पाइप्स लगी होती है, जो ये ड्रम टाइप है, इसमें काफ़ी सारे सीड्स को भरा जाता है और जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करता है ये एक इक्वल एरियाज में सीड को सो करता रहता है। ये बात हुई सोइंग की। अब हमने सीड सोइल को भी प्रिपेयर कर लिया, हमने सीड को भी सो कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो सोइल है उसकी न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपने कभी देखा होगा कि कुछ प्लांट्स है वो तो बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। वो उसका रीज़न होता है कि सोइल में न्यूट्रिएंट्स अगर अच्छे होंगे तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा। तो
उसके लिए हमें सोइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें मैन्योर्स या फर्टिलाइज़र्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो उसे सोइल से मिल नहीं पाती। क्योंकि हम जब ज़्यादा अमाउंट में जब एक जगह पे क्रॉप्स उगाते रहते हैं तो जो सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट यूज़ कर लेते हैं और सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उसको फिलअप करने के लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को उसमें ऐड करना पड़ता है। अब हमने सीड्स को सो कर दिया, अब हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करेंगे। तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैन्योर को भी ऐड कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र्स को। इससे क्या होगा, जो सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब बात आती है कि एक्चुअली में मैन्योर ज़्यादा बेटर है या फर्टिलाइज़र ज़्यादा बेटर है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमने क्या किया, हमने 3 बकेट्स ली जिसमें हमने प्लांट्स को ग्रो कराया। एक में हमने सोइल के साथ मैन्योर को ऐड किया, दूसरे में हमने सोइल के साथ फर्टिलाइज़र को ऐड किया, तीसरे में हमने ना ही मैन्योर ऐड किया ना ही फर्टिलाइज़र, सिर्फ हमने सोइल के अंदर प्लांट को ग्रो करा दिया। जब कुछ दिन बाद देखेंगे, जो पहली बकेट थी और जो सेकेंड बकेट थी और जो थर्ड बकेट थी, तीनों में से जो सबसे ज़्यादा प्लांट की अच्छी ग्रोथ हुई है वो बकेट नंबर सेकेंड में, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। विनर है वो है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में। अब डिफरेंस के बारे में बात करें कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों, जो मैन्योर है वो एक पूरी तरीके से नेचुरल है, क्योंकि उसको डिकम्पोज मटेरियल और काउ डंग वगैरह से उसको बनाया जाता है, तो वो पूरी तरीके से नेचुरल है और वो सोइल को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती, कोई भी किसी भी तरह का पोल्यूशन भी नहीं करती। इसको एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है, और जो मैन्योर है वो एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनती है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको ह्यूमंस द्वारा बनाया जाता है लेबोरेटरीज में, तो ये पूरे तरीके से नेचुरल नहीं है। जबकि जो मैन्योर है ये ह्यूमस रिच होती है। ह्यूमस मतलब जो डिकम्पोज मटेरियल है वो इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है मैन्योर में। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, जिनमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। और जो थर्ड पॉइंट है वो है, जो मैन्योर है इसको स्टोर करना और ट्रांसफ़र करना थोड़ा टिपिकल होता है, जबकि फर्टिलाइजर्स को हम ईजिली स्टोर कर सकते हैं और ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम सोइल के न्यूट्रिएंट्स को मैन्योर्स या फर्टिलाइज़र के अलावा भी कुछ नेचुरल मेथड से इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब होता है कि अगर हम किसी फील्ड को काफ़ी लंबे समय तक बिना यूज़ करे यूं ही छोड़ दें तो उस फील्ड की जो सोइल है वो अपने आप न्यूट्रिएंट्स को वापस से गेन कर लेगी। इसे हम फील्ड फैलो कहते हैं। और दूसरा है क्रॉप रोटेशन, मतलब कि अगर हम बारी बारी क्रॉप्स को चेंज करते रहेंगे एक फील्ड पर तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से गेन होते रहेंगे। तो ये कुछ नेचुरल मेथड्स है, इसको भी हम सोइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस से गेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले हमने सोइल को प्रिपेयर किया, उसके बाद सीड्स को सिलेक्ट कर उनको सोन किया, उसके बाद हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया। इसके बाद क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की। वाटर, जो पहले के टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो वाटर के लिए रेन पर डिपेंड करते थे। तो जब रेन आती थी तो उससे प्रॉपर अमाउंट में जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर मिल जाता था। पर आज के टाइम में हम कुछ आर्टिफिशियल सप्लाई का भी यूज़ करते हैं वाटर की, ताकि जो हमारी क्रॉप्स है वो पूरी तरीके से रेन पर डिपेंडेंट ना रहे और उन्हें प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल सके। तो इसके लिए हम कुछ ट्रेडिशनल और कुछ मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इरिगेशन का मतलब होता है द आर्टिफिशियल सप्लाई of water to a agriculture field is called irrigation। वाटर की आर्टिफिशियल सप्लाई को एक एग्रीकल्चर फील्ड में उसे हम कहते हैं इरिगेशन। ओके, तो इरिगेशन के कुछ जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है मोट, चेन पंप, डेकली और राहत सिस्टम। और कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जिसमें मोटर्स की हेल्प से इरिगेशन करते हैं, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करें मोट की, तो मोट में क्या होता है, एक बकेट को एक रोप की हेल्प से फिर एनिमल के बांध दिया जाता है, और जैसे एनिमल मूव करता है तो वो जो वाटर की जो बकेट है वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाती है और एक कैनल के थ्रू फिर वो वाटर क्रॉप्स तक पहुंच जाता है। इसे हम मोट कहते हैं। इसके अलावा हम चैन पंप सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। इसमें हम एक व्हील को जब हम रोटेट करते हैं, रोप्स है उसकी बकेट्स बंधी होती है और वो बकेट्स जब वाटर में जाती है तो वहाँ से वो वाटर को वापस ऊपर लेकर आती है और फिर वो जो वाटर है वो फील्ड्स तक पहुँच जाता है। तो इसे हम कहते हैं चैन पंप सिस्टम। ठीक है, इसमें एक व्हील को रोटेट करना पड़ता है अपने हैंड से। इसके अलावा जो थर्ड जो सिस्टम है वो है ढेकली सिस्टम।
ढेकली सिस्टम में एक तरीके का लीवर का यूज़ किया जाता है और उसके एक एंड पर स्टोन्स को बांध दिया जाता है और दूसरे एंड पर वाटर की बकेट को बांध दिया जाता है। हम ईजिली वाटर की बकेट को पुल करके उसको कैनाल में डाल सकते हैं और फिर वो कैनाल से होता हुआ वो क्रॉप्स तक पहुंच जाता है। तो लीवर की हेल्प से हम करते हैं वाटर को इरिगेट, तो इसको हम ढेकली सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा एक जो सिस्टम है वो राहत सिस्टम है। दो पुलिस होती है, उसमें एक पुलिस के तो एनिमल को बांध देते हैं और जैसे जैसे एनिमल मूव करता है वो जो पुली है वो रोटेट करती है और धीरे धीरे जो वाटर है वो ऊपर आता रहता है और जो क्रॉप्स है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो इस तरीके से भी हम पुराने टाइम में इरिगेशन करते थे। तो ये कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सी ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स है जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं मोटर्स की हेल्प से, जिसमें से एक तो है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से शावर्स को पाइप के थ्रू लगा दिया जाता है और फिर वो आगे एक मोटर और पंप से कनेक्टेड होती है। अब जैसे ही जो वाटर है वो उस पाइप से होता हुआ शावर्स में जाता है तो वो शावर्स रोटेट करते हैं और पूरी फील्ड को वाटर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। उसमें क्या होता है, पाइप्स के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर क्या जाता है, क्रॉप्स तक जाता है। अब इसमें एक बेनिफिट है कि इसमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर है वो उनको क्रॉप्स को मिल जाता है और वाटर की वेस्टेज कम होती है, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर की वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम से बेटर है। हमने सोइल को भी प्रिपेयर कर लिया, हमने सीड्स को भी सो कर दिया, उसके बाद मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को भी ऐड कर दिया और हमने उसके बाद इरिगेशन भी कर दी। इसके अलावा अब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अब हमें वो जो क्रॉप्स हैं उनको वीड्स और पेस्ट से बचाना पड़ता है। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ साथ उग जाते हैं और जो क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके खुद ग्रो करने लग जाते हैं। अब उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो क्रॉप्स को वीड से बचाने के लिए हमें उनको रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा पेस्ट्स जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो भी क्रॉप्स पे अटैक कर देते हैं, तो हमें क्रॉप्स को इंसेक्ट से भी बचाना पड़ता है। जैसे कि रिसेंटली बात करें तो आज के टाइम में जो लोकेस्ट अटैक्स हैं वो भी क्या है, पेस्ट्स के अटैक्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स पे हो रहे हैं और वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को ईट कर जाते हैं और क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं। तो हमें वीड्स और पेस्ट से क्रॉप्स को बचाना पड़ेगा। वीड्स का मैंने आपको बता दिया कि ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप्स के साथ साथ उग जाते हैं और ये फिर जो क्रॉप्स का जो वाटर, मिनरल्स, सनलाइट उसको यूज़ करने लग जाते हैं। पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स पे अटैक करके उनको डैमेज करते हैं। अब इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो दोस्तों जो प्रोसेस होता है जिसमें हम वीड्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। उसको हम अपने हैंड से भी रिमूव कर सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स को। इसके अलावा हम कुछ केमिकल्स की हेल्प से भी वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। इसमें हम वीड्स के ऊपर कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं जिससे वीड्स क्या वो रिमूव हो जाते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये क्रॉप्स को तो कोई नुकसान नहीं करते, जबकि वीड्स को ये रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए क्रॉप्स को हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इंसेक्ट से क्रॉप्स को बचाने में। और ये क्रॉप्स को तो कोई नुकसान नहीं करते, पर ये क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचा देते हैं क्योंकि ये पेस्ट है उनको किल कर देते हैं और उनके जो एग्स है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और प्लांट्स को कोई इफेक्ट नहीं करते। तो हमें वीड्स और पेस्ट से भी अपनी क्रॉप्स को बचाना पड़ता है। अब हमने सब कुछ कर दिया, हमने उसके बाद जब क्रॉप्स पूरी प्रिपेयर हो जाती है तो उसके बाद हम उन क्रॉप्स की करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का जो मतलब होता है वो होता है कटिंग और गैदरिंग। सबसे पहले हमने जो क्रॉप्स जो हमारी प्रिपेयर हो गई उसे हमने कट किया और उसके बाद गैदर कर लिया, इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्रॉप्स मैच्योर होने के बाद हमें क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। अब हार्वेस्टिंग हम मशीन से भी कर सकते हैं और हैंड से भी। जो मशीन से हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसको हार्वेस्टर कहा जाता है। वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है, जबकि हम अपने हैंड से भी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एक सिक्कल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिक्कल एक तरीके की ब्लेड होती है जिससे हम ईजिली क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद उसकी थ्रेशिंग और विनोइंग की जाती है। ठीक है, थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, सीड्स को सेपरेट करते हैं स्टेम में से, जिसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। उसके बाद विंड की हेल्प से हम उसमें से जो उसके जो शैफ है उसको रिमूव करते हैं सीड्स में। ठीक है, ये हमने
क्लास 6 में हमने पढ़ा था थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में। हम हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग और विनोइंग करते हैं, उसके बाद हमें प्रॉपर सीड्स मिल जाते हैं। तो हम सीड मिलने के बाद हमें सीड को स्टोर करना पड़ता है। अब स्टोर करने के लिए हम ग्रेनरीज, जहाँ पे हम सीड्स को स्टोर करते हैं उसे हम ग्रेनरीज कहते हैं। तो हम उसमें बैग वगैरह में उसमें सीड्स को डालकर ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं, और ताकि वहाँ पर वो इंसेक्ट और मॉइस्चर वगैरह से बची रह सके। इस तरीके से ग्रेनरीज को बनाया जाता है, तो ताकि जो उसमें से जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए, और ताकि उस पर जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह इजीली अटैक ना करें। तो उसके लिए हमें पहले जो सीड्स हैं इनको उगाना पड़ता है। इस तरीके से हम जो क्रॉप्स हैं उनको उगा सकते हैं। तो हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए। हमने सोइल को प्रिपेयर किया, सीड्स को सो किया, उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया, इरिगेशन करी, वीड्स और पेस्ट से क्रॉप्स को बचाया, और उसके बाद उसको स्टोर किया। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रेनरीज को हम सिलोज भी कहते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो दोस्तों जो वेजिटेबल्स है और जो कुछ फ्लावर्स वगैरह है, उनकी प्लांटेशन को या उनके एग्रीकल्चर को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम एग्रीकल्चर गार्डन क्रॉप्स जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या फ्लावर्स की जो कल्टीवेशन करते हैं, तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसमें हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और कुछ फ्रूट्स को ग्रो करते हैं। ये तो बात हुई हॉर्टिकल्चर की। अब दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल्स को भी अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे कि अब मिल्क के लिए हम काऊ वगैरह को पालते हैं, और एग्स के लिए हम हैंस को पालते हैं, गोट को, शीप को, फिश, इन सब को भी हम अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं। तो एनिमल्स को ब्रीड करते हैं, फीड करते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए, तो उन्हें एनिमल हस्बेंड्री कहता है। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है क्यूरियस क्वेश्चन की। तो हमारे इंडिया में जो सबसे महंगी क्रॉप है वो है सैफरन। इसकी कीमत ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ पर केजी तक हो सकती है। पर क्या रीज़न है इसके इतना कॉस्टली होने का? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करें, अगर नहीं पता तो जल्दी से हमारे क्यूरियस फैक्ट क्वेश्चन की सीरीज़ को देखें। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 3 नेचुरल मेथड्स ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल। 3 नेचुरल मेथड्स के बारे में बात करनी है कि जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं सोइल के अंदर। एक तो है फील्ड फैलो, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके अलावा हम जब लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं उससे भी न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल में ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सो सीड एट करेक्ट डेप्थ एंड डिस्टेंस। जो सीड्स है वो ईजिली ग्रो कर सके, और अगर हम उसे बहुत ज़्यादा डीप सो कर देंगे सीड्स को तो वो ढंग से ग्रो नहीं करेंगे, और अगर बहुत कम अगर सो करेंगे तो जो एनिमल्स हैं जैसे कि जो बर्ड्स वगैरह वो ईजिली उन्हें ईट कर लेंगे। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर डेप्थ में सीड्स हैं उनको सो करना ज़रूरी है। सिलोज वो एरिया होते हैं जहाँ पे हम ग्रेन्स को रखते हैं ताकि वो ऑर्गेनिजम्स मॉइस्चर से बचे रह सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द गवर्नमेंट यूजली मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? तो बफर स्टॉक इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर किसी टाइम पे ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए या कई एरियाज़ में अगर प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाए क्रॉप्स की, तो वहाँ पर फिर वो बफर स्टॉक में से जो ग्रेन्स है उनको प्रोवाइड कराते हैं उन एरियाज़ में। इसलिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक्स बनाकर रखती है ताकि कल को इमरजेंसी में उसको यूज़ किया जा सके। वाई इट इज़ एसेंशियल टू इरीगेट आवर फील्ड। इरीगेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रेनफॉल बहुत कम अमाउंट में होता है या होता ही नहीं है, तो फील्ड्स को पूरा प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाता। इसके लिए फिर इरिगेशन करना ज़रूरी है फील्ड्स को। यहाँ पर चैप्टर होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।